S.C. Verma wave motion wave on string का numerical 26. A heavy but uniform rope of length capital L is suspended from a ceiling. तो A B C पार्ट करना है। तो A पार्ट में पहला क्वेश्चन है राइट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम लोअर एंड। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है और वो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ होगी कैपिटल L और वो हेवी रोप है, ये हेवी रोप है। तो पहले एक स्ट्रिंग होती थी तो हम इसका हर पॉइंट पर स्ट्रिंग होती है तो हर इसका कुछ मास नहीं होता था, हर पॉइंट पर हम टेंशन टी लेते थे। यहाँ पे जो भी कुछ लटका है उसके कारण यहाँ पे mg फोर्स आता था और उसके कारण स्ट्रिंग पर टेंशन टी आता था, T इज इक्वल टू mg। लेकिन यहाँ पे रोप देने के कारण इस रोप का भी खुद का कुछ इसका मास होगा। अब इस खुद के मास के कारण यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है mg, उसके कारण टेंशन प्रोड्यूस होने वाला है। अब ये टेंशन जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे वो हर जैसे कि इस यहाँ तक लेंथ ली तो ये mg अलग होगा, ये लेंथ हमने बढ़ा दी, ये लेंथ बढ़ा दी तो mg चेंज होने वाला है, तो टेंशन भी चेंज होगा। मतलब ये जो टेंशन होगा यहाँ पे वो टेंशन कितना होगा mg, लेकिन ये m कितना है, जितनी रोप हमने सिलेक्ट कर दिया है उतना रोप का, उतने लेंथ के रोप का मास इंटू जी। तो सपोज हमने इतनी लेंथ चूज की, ये लेंथ सपोज ये वर्टिकल है तो इसे y मानते हैं, टोटल लेंथ तो L है, तो जितनी भी लेंथ है उसे y हमने कंसिडर किया कि या लोअर एंड से, क्योंकि हमें लोअर एंड से फाइंड करना है, लोअर एंड से जितनी भी लेंथ चूज की है इसे y कहा। तो इसका मास जो होगा वो mg होगा टेंशन। टेंशन क्यों फाइंड करना है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। लेकिन ये स्ट्रिंग होती थी तो टी थ्रू सेम होता था, लेकिन यहाँ पे टी चेंज होने वाला है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग फाइंड करो। यहाँ तक तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, जैसे ये लोअर एंड से डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब ये लेंथ बढ़ेगी तो वैसे ये m बढ़ रहा है, इसके कारण t बढ़ रहा है, इसके कारण एक t बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी भी जितनी लेंथ हमने चूज की उस पर डिपेंड रहेगी कि कितनी वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी को हमें लेना है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस लेना है। तो ये t कितना आएगा, तो t इज इक्वल टू am, इसे m डैश लिखते हैं, ये m डैश मतलब जितनी सिलेक्ट की लेंथ हमने उसका मास इंटू g। अब जितनी सिलेक्ट की, सपोज ये पूरा रोप का मास m होगा, m इज द सपोज मास ऑफ स्ट्रिंग, टोटल मास ऑफ रोप। अब इसकी लेंथ हमने दी है तो यूनिट लेंथ कितना आएगी, मास पर यूनिट लेंथ, यह आएगी किसी भी यूनिट लेंथ। अब जितनी लेंथ सिलेक्ट करेंगे उस लेंथ से हमें इसे मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा मास ऑफ सिलेक्टेड स्ट्रिंग, मास ऑफ सिलेक्टेड स्ट्रिंग। तो ये m डैश कितना आ गया, एक t इज इक्वल टू m डैश कितना आ गया, मास पर यूनिट लेंथ इंटू ये y सिलेक्ट किया, ये लेंथ y सिलेक्ट की तो y, तो ये आएगा यहाँ पे मास ऑफ द सिलेक्टेड, मतलब जितनी हमने जितना डिस्टेंस जितनी लेंथ ली उतना इंटू जी, ये आ गया टेंशन। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी की जगह पे लिखा m y अपॉन l इंटू जी अपॉन म्यू क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे लेंथ चेंज हो रही है वैसे म्यू चेंज होगा या नहीं, तो यहाँ पे दिया है ये वर्ड यूनिफॉर्म वर्ड बताता है कि मास पर यूनिट लेंथ उसका सेम होगा, वो यूनिफॉर्म है, मतलब ये म्यू मास पर यूनिट लेंथ, तो ये मास पर यूनिट लेंथ सेम ही आने वाला है। तो ये m कैंसिल होगा, l कैंसिल होगा, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है अंडर रूट में ये y इंटू जी, मतलब जितनी लेंथ ले लेंगे हम, जितने लेंथ की स्ट्रिंग चूज करेंगे वो लेंथ इंटू जी। बुक में इसका आंसर दिया हुआ है अंडर रूट में g और ये x ले लिया हमने, यहाँ पे y ले लिया। आप कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं, जितनी सिलेक्टेड लेंथ होगी रोप, जितना लेंथ का सिलेक्ट किया है इसके डिस्टेंस के अनुसार फ्रॉम लोअर एंड, जो लेंथ हमने चूज की फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये इसका ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में कहा है इफ द रोप इज गिवन अ सडन साइडवे जर्क एट द बॉटम हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पल्स टू रीच द सीलिंग। तो इस बॉटम को अगर कोई हम जर्क देते हैं तो इसके कारण जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होने वाला है उस डिस्टर्बेंस को बॉटम टू सीलिंग पहुंचने के लिए
कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा उसकी वेलोसिटी हमने ए पार्ट में फाइंड की है, वो कितनी होगी √GY। और इस अलग अलग हेवी रोप होने के कारण यहाँ पे जो टेंशन अलग अलग जो आ रहा था, इसके कारण हमने वेलोसिटी जितना लेंथ लेंगे हम बॉटम टू, उसके अकॉर्डिंग चेंज होने वाली है। तो ये जो वेलोसिटी है इस अभी हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो v को हम लिख सकते हैं dy/dt, क्योंकि v को लिखा ही है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। d/dt इज इक्वल टू √G × y। अब इसे dy इज इक्वल टू कितना आएगा? dy इज इक्वल टू dt यहाँ पे चला जाएगा तो G × y और ये dt बाहर। अब हमें टाइम फाइंड करना है। पहले तो सभी सेम टर्म्स एक साइड में ले लेते हैं, तो ये dy और ये अंडर रूट में जो भी है ये यहाँ पे ले लेते gy की टर्म और इज इक्वल टू यहाँ पे dt रहेगा। अब टाइम फाइंड करना है, इसलिए इस तरह की एडजस्टमेंट कर दी। और ये स्मॉल टाइम है, ये स्मॉल टाइम इंटरवल की इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि हर जगह पे अब अलग अलग टाइम आने वाला है, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग, तो जब इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से इंटीग्रेट करना है हमें? ये टाइम यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो 0 टू यहाँ पे जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम, तो इंटीग्रेशन लेते हैं हम dt का, और इसका लिमिट 0, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा वो t इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन dy अपॉन √GY। अब ये y वैल्यू हो रहा है कहाँ से? यहाँ से, मतलब स्टार्टिंग ये 0 और ये लेंथ दिए L, मतलब ये 0 टू L इतना आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, तो जो पहले कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं, तो G √G बाहर आ जाएगा, √G बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन में क्या रहेगा? dy अपॉन √y। अब y √y मतलब y⁻², √y मतलब y⁻², इसे ऊपर ले लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन 0 टू t dt को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये 1/√g है, और 0 टू L, इस y को dy, और y मतलब 1/2, इसे ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये आएगा y⁻⁻, और ये dy। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का ये जो फॉर्मूला पता है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू होता है x⁻n+1/n+1। तो यहाँ पे y x dx की जगह पे y dy, तो n की जगह पे -½ तो n की जगह पे -½ लिखेंगे हम। तो इसका इंटीग्रेशन, पहले dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, और लिमिट 0 टू t इज इक्वल टू ये 1/√g, और इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला से, तो y n की जगह पे लिखा -½ तो y -½ + 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी -½ + 1, और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू L, तो ये आएगा, ये लिमिट यहाँ पे पुट कर दिया t माइनस ये 0, मतलब ये t आ जाएगा 1/√g, और ये अब y की जगह पे इसका कितना आएगा? +½ y का +½ और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिनोमिनेटर में भी +½ और लिमिट 0 टू L, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और ये y का 1/2 मतलब √, तो ये t इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में √g, और ये y जो है, ये y की जगह पे यहाँ पे पहले तो लिमिट पुट कर देते, तो ये L, ये 2 ऊपर चला जाएगा, y की जगह पे L, और ये ½ माइनस 0 पुट कर देते इधर, तो ये टर्म 0 आ जाएगी। तो t कितना आ रहा है? तो t L½ मतलब √L, √L, और ये 2, तो 2 को भी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2, तो इस तरह से टाइम मिल रहा है, इस तरह से हमें टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पे
टाइम कितना मिल रहा है 2, और ये पूरा अंडर रूट लेते तो L अपॉन जी, तो इतना टाइम लगेगा अगर हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं एट बॉटम, एंड उस डिस्टर्बेंस को टू बॉटम टू सीलिंग पहुंच जाने के लिए जो टाइम लगेगा, दिस इज द 2 अंडर रूट L अपॉन जी। बुक के आंसर में इस 2 को अंदर लिया है, तो ये अंदर लेते तो इस 2 का 4 लिखना पड़ेगा, स्क्वायर होगा, और ये L और ये G। पार्ट से में कहा मैं कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीलिंग एट द इंस्टेंट द बॉटम एंड इज गिवन जर्क, वेयर विल द पार्टिकल मीट द पल्स। तो सी पार्ट में क्या किया है कि ये जो एक पार्टिकल यहाँ पे सीलिंग से छोड़ने वाले हैं, और उसी इंस्टेंट पर यहाँ से हम एक जर्क देने वाले, ताकि ये वेव यहाँ पे डिस्टर्बेंस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और वो ट्रैवल होगा टुवर्ड्स द बॉटम टुवर्ड्स द सीलिंग। अब ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो जिस जगह पे वो मिलेंगे कितने टाइम के बाद, व्हेन पार्टिकल एंड पल्स विल मीट, कब मिलेंगे, इससे जब जिस डिस्टर्बेंस दिया है ये ऊपर जाने लगा और ये नीचे आने लगा, तो ये कुछ टाइम तक ट्रैवल होगा नीचे, और ये कुछ टाइम तक ट्रैवल होगा, और जहाँ पे मिलेंगे मतलब उसने जितना टाइम ट्रैवल किया है उतना टाइम इसने ट्रैवल किया है। मतलब पहली बात तो कि ये T1 सपोज ये पार्टिकल का ने ट्रैवल किया हुआ है, और ये T2 टाइम जो इसने ट्रैवल किया है, और दोनों टाइम सेम ही है। अब ये पार्टिकल का टाइम ड्यूरेशन ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल, ये क्या है, फ्री फॉल मोशन। तो एक T1 क्या होगा, फ्री फॉल मोशन। तो T1 हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, S इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है कि जैसे कि सपोज मान लेते कि जहाँ पे वो मिले वहाँ पे बॉटम से y डिस्टेंस पे है, और टोटल लेंथ दी है L, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L माइनस वाई डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस पता है अगर, मतलब जो भी हमने कुछ लिया है L माइनस वाई, तो फ्री फॉल मोशन में टाइम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, और ये S डिस्टेंस कितना है, यहाँ से L माइनस वाई ले लिया है, इज इक्वल टू 1/2। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी के कारण, और वो T1 फाइंड करना है हमें, तो 2 इधर चला गया, ये L माइनस वाई और G डिवाइड होगा, तो ये T1 इसे अंडर रूट लेने के बाद मिल रहा है। तो T1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि अंडर रूट में 2L माइनस वाई डिवाइडेड बाय G, इतना टाइम लगेगा फ्री फॉल मोशन के लिए, इज इक्वल टू T2। अब इससे यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगता है, तो हमने वो पार्ट ए में फाइंड कर दिया है कि वो कितना लगता है, अंडर रूट में 4, और जो भी यहाँ पे लेंथ चूज कर दिया हमने y डिवाइड बाय g। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सी पार्ट में क्या कहा है कि वेयर दिस पार्टिकल एंड पल्स विल मीट, मतलब ये यहाँ से और ये यहाँ से कौन से जगह पे मिलेंगे, तो कहाँ पे मिलेंगे, मतलब ये बॉटम से कितने डिस्टेंस या सीलिंग से कितने डिस्टेंस पर वो मिलने वाले हैं। तो ये y फाइंड करेंगे, तो हमें ऊपर से ये डिस्टेंस भी मिल सकता है या बॉटम से ऊपर का डिस्टेंस भी मिल सकता है। तो पहले तो ये अंडर रूट ये चला जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म फाइंड करने हैं। तो ये आएगा 2L माइनस वाई इज इक्वल टू 4y, तो ये 2L माइनस 2y इज इक्वल टू 4y। तो इसे y को इस साइड में लेते हैं, तो ये 2L इज इक्वल टू ये आएगा 6y। तो y फाइंड करना है, तो y कितना मिल रहा है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2L अपॉन 6, मतलब y इज इक्वल टू L अपॉन 3। तो जो भी लेंथ होगी टोटल लेंथ, उसका थर्ड पार्ट जो होगा यहाँ से, ये y हम डिस्टेंस बॉटम से ले रहे हैं, मतलब ये टोटल लेंथ जहाँ का ये होगी उस थर्ड पार्ट पर ये मिलेगा। मतलब ऊपर से बताना है तो L माइनस वाई, मतलब ये 2L अपॉन 3, यहाँ से 2L अपॉन 3 पर, यहाँ से L अपॉन 3 पर वो दो ये वेव का डिस्टर्बेंस और ये पार्टिकल फ्री फॉल मोशन वाला मिलेंगे।